इसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर हर खबर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अखिलेश यादव पर एक बार फिर निशाना साधा तो अखिलेश भी पलटवार करने से नहीं चूके। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मी जुबानी जंग में बदल गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होती है। अब स्टीयरिंग कब दिल्ली वाले या जनता खींच ले ये पता नहीं। एसपी मुखिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनका बीपी बढ़ गया है। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। प्रयागराज में सीएम योगी के वार से तिलमिलाए अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। बुलडोजर वही चला पाएगा जिसके पास इच्छा शक्ति है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये लोग अपराधियों पर क्या बुलडोजर चलाएंगे। ये लोग तो अपराधियों के आगे नाक रगड़ते हैं। प्रदेश में लूट मचाने वालों के सपनों पर पानी फिर गया है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज में आयोजित बृहद रोजगार मेले में 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र, 7000 से ज्यादा लाभार्थियों को 510 करोड़ का ऋण और 15000 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हिंदुओं को लेकर एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है। उन्नाव लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कहा कि ये एक चिंता का विषय है। बांग्लादेश के हिंदुओं को मोदी ने बचा लिया, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अल्पसंख्यकों को लेकर दिन रात माथा और छाती पीटने वाले अब चुप हैं। ये हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए कि आखिरकार उनका पक्षधर, उनकी रक्षा करने वाला कौन है। बांग्लादेश के हिंदुओं को मोदी ने बचा लिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अल्पसंख्यकों को लेकर दिन रात माथा पीटने वाले, छाती पीटने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी, पूरा एनडी गठबंधन जो अल्पसंख्यकों की चर्चा तो करता है, लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के पक्ष में आज तक इनका कोई खुला स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बात इन्होंने नहीं की। ये हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए कि आखिरकार उनका पक्षधर, उनकी रक्षा करने वाला कौन है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ये भी याद दिलाया कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, हिंदू घटा तो पिटा, हिंदू घटा तो देश बटा। इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें संगठित रहने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के दिन आगरा में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
सुरक्षित रहेंगे। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये दोनों बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन यूं तो दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा करता है, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज के पक्ष में आज तक इनका एक खुला स्टेटमेंट नहीं आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अल्पसंख्यकों के नाम पर छाती पीटते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के बारे में कहने के लिए इनके मुंह पर ताले पड़ गए हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर ये अभी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधे सीधे वार किया गया है, यानी कि उनके ऊपर ये निशाना साधा गया और ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी के खेमे के अंदर में एक अंतर्कलह देखने को मिल रही है और एक तरह से इसे कहा जाए तो राजनीतिक उथल पुथल नजर आ सकता है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ये बयान काफी चर्चा में है। अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पीतल की लौंग मिल जाती है तो वो खुद को सर्राफ समझने लगते हैं। अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक है, उनके साथ जुड़े रहते थे, आज ये और भरा है इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं तो इसी की वजह से बैठे हुए। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे भाई साहब जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते। वसुंधरा ने ये बयान जयपुर के बिरला सभागार में सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था, जिसे कांग्रेसी बीजेपी की अंतरकलह का नतीजा बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचुरियावास का कहना है कि वसुंधरा राजे के निशाने पर सीधे सीधे राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा ही हैं। देखिए, जिसके हाथ में पावर होती है वही सोने का लौंग पहनता है। बाकी तो बीजेपी वाले सब भजन कीर्तन कर रहे हैं। असली पावर तो भजनलाल जी के पास ही आ गई ना भजन की। तो भजनलाल जी के पास पावर है तो उन्हीं के ऊपर तो था। अब उनको समझना चाहिए, वो अभी भी खुद को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं पर्ची से बनने के बाद, तो उनकी मर्जी। वसुंधरा जी ने तो साफ कह दिया कि भाई आपने तो सोने का लौंग तो पहना नहीं है, पीतल का पहना है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर वसुंधरा खेमे से जुड़े लोग अलग अलग अपनी राय रखते हैं। वसुंधरा के बेहद करीबी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का तर्क है कि मंच पर तमाम पार्टी नेता मौजूद थे और ये बीजेपी परिवार का कार्यक्रम था, इसलिए वसुंधरा जी ने ये बात हंसी मजाक में कही थी, इसलिए इसे राजनीतिक रंग ना दिया जाए। वो तो हंसी मजाक का दौर चल रहा था, सब एक दूसरे के नए पुराने किस्से सुना रहे थे। उसमें एक प्रसंग में ये बात कह दी, इसके पीछे कह दी, बाकी इसके पीछे कोई राजनीति या किसी के ऊपर टोंट नहीं मानना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी से कोई नाराजगी है, पूरी पार्टी के लिए नजर आई। वसुंधरा राजे के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों पर नजर डाला जाए तो वसुंधरा राजे की नाराजगी जो है उसका असर लोकसभा के रिजल्ट पर, नतीजों पर देखने को मिला था और ऐसे में अब वसुंधरा राजे की नाराजगी को यहाँ पर बीजेपी को साधने की आवश्यकता है अगर इन 6 सीटों के उपचुनाव पर जीत दर्ज करना है तो। घाटी में बढ़ती हुई चुनावी सरगर्मियों के बीच राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैलियां की। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही है, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हम इसे जोड़ेंगे। बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, लोकसभा चुनाव के बाद वे अब कंधे झुकाकर आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण देते थे, इस बार संसद में सिर पर संविधान रखकर घुसे हैं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। धारा 370 पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया है, हम इसे वापस देंगे। यहाँ राजा का शासन है, यहाँ के राजा उपराज्यपाल हैं। पहले
केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था। मोदी जी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे जम्मू कश्मीर में चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय किया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक से सुर्खियां बटोरने वाली पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद इनके चुनाव लड़ने की चर्चा और अटकलें और तेज हो गई हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को 3 और बजरंग पूनिया को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। विनेश फोगाट अपने ससुराल जिंद के जुआला और दादरी, साथ ही साथ बजरंग पूनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी कड़ी में दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। इस मामले में विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा था कि चुनाव लड़ने का फैसला विनेश फोगाट का होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट देकर बीजेपी के खिलाफ जो पहलवान आंदोलन थे उनको भुनाना चाहती है। हालांकि अगर बात की जाए बजरंग पूनिया की, तो उनकी तरफ से पार्टी को पॉजिटिव संकेत है। वहीं बात आके विनेश पर अभी भी अटकी हुई है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नई घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह 5 सितंबर को दी जाएगी और 10 सितंबर को पेंशन जारी की जाएगी। सदन में बोलते हुए सीएम सुक्खू ने बताया कि इससे हर महीने 3 करोड़ रुपए बचेंगे। सीएम ने बताया कि कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। इस पर राज्य सरकार 3 करोड़ रुपए ब्याज चुकाती है। सीएम ने बताया कि भारत सरकार से राज्य सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हर महीने की 6 तारीख को मिलती है। इसके अलावा हर महीने की 10 तारीख को भारत सरकार से केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 740 करोड़ रुपए आता है, जिसके चलते नई व्यवस्था बनाई गई है। सदन के अंदर वेतन की नई तारीख का ऐलान करने के बाद सीएम सुक्खू ने सदन के बाहर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की ये स्थिति बीजेपी सरकार की मुफ्तखोरी के कारण हुई है। 2022 को जब हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इस आर्थिक संकट का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों से पहले जो फ्री वीज बांट दी गई, ये उनका मुख्य कारण था। सूबे की आर्थिक स्थिति के संबंध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में मामला उठाया था। जयराम ठाकुर ने कहा था कि राज्य में कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन न मिलने की वजह से गंभीर स्थिति पैदा हुई है। जयराम ठाकुर के इस बयान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर अब कर्मचारियों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार 5 साल तक आंकड़े छिपाती रही। कांग्रेस सरकार सबको जनता तक लेकर जाना चाहती है। त्रिपुरा में शांति बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और साथ ही 2 उग्रवादी संगठनों के बीच में समझौता हुआ है। इस दौरान त्रिपुरा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री माणिक साहा मौजूद रहे और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समझौते के अंदर मौजूद रहे।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि समझौता पूर्वोत्तर के लिए 12वां और त्रिपुरा के लिए संबंधित तीसरा समझौता है। अब तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। ये सभी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। आज NLFT और ATTF के आत्मसमर्पण और समझौते के साथ लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। मित्रों, आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है। 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस शांति समझौते के लिए गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस शांति समझौते के लिए गृहमंत्री सूत्रधार साबित हुए हैं। I would like to express my gratitude to the Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji for being instrumental in creating an atmosphere of peace, prosperity and goodwill in the entire Northeast region. 250 करोड़ का पैकेज त्रिपुरा के इस इलाके के लिए होगा। इस समझौते की हर बात का पालन किया जाएगा। त्रिपुरा के मूल निवासियों की समस्याओं का स्थायी समाधान लाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इसी साल मार्च महीने के दौरान TIPRA मौथा त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस दौरान नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने ये बात कही कि हमने केंद्र सरकार पर और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा जताया है। 30 साल तक सशस्त्र विद्रोह करने का हमने जो फैसला है उसे वापस लिया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को अब जेल में दाऊद गैंग के लोगों से खतरा है। उन्हें इस बात का डर है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यही कारण है कि उन आरोपियों के परिजनों द्वारा एक पत्र लिखकर मांग किया गया है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए या फिर उनसे जेल से उन्हें ट्रांसफर किया जाए। इसी साल बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के आरोप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य विकी गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार किया गया था। अब दोनों जेल में हैं और उन्होंने दावा किया है कि अंडरवर्ल्ड दाहन दाऊद इब्राहिम गैंग के सदस्य जो कि उनके साथी जेल में किसी अन्य मामले में कैद हैं, वह उन्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंडिया डेली के पास उस पत्र की कॉपी है जिसमें इस बात का दावा किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में आरोपी विकी गुप्ता का भाई साहेब शाह गुप्ता जेल में उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद गुप्ता ने बताया कि सागर पाल और उसे जेल में कुछ अंदर जो कैदी कैद हैं वो आरोपियों को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं और धमकी भी दिया गया है। दावा यह भी किया गया है कि दाऊद इब्राहिम की गैंग से जुड़े जो सदस्य वह भी उसी जेल में कैद हैं, वह भी उसी से भी दोनों सलमान खान के घर पर गोली चलाने के मामले में बहुत गुस्से में हैं और इसी वजह से इनको जान से मारने की धमकी दी है। अब आरोपियों के भाई शाह गुप्ता और सागर पाल ने महाराष्ट्र के DGP, गृह मंत्रालय, जेल अधीक्षक और साथ ही साथ बिहार सरकार से पत्र लिखकर पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही सुरक्षा की भी मांग की है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। इंडिया डेली के पास उस पत्र की कॉपी मौजूद है जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। लेकिन इस बात से एक बार फिर से साफ समझ में आने लगा है कि जेल में फिर से जंग की सुगंध साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई अब 9 सितंबर को होगी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने चित्रकूट जेल में सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट से कहा कि जेल में बेरोक टोक लोग आ जा रहे हैं, जिससे अब्बास अंसारी की जान को खतरा है, जो डराने वाली बात है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 सितंबर को करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी की दलीलें संतोषजनक नहीं है, इसीलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी समेत 5 के खिलाफ चित्रकूट सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर जिला जेल में अब्बास अंसारी के बंद रहने के दौरान डराना, धमकाना और मारपीट करने के आरोप हैं। इनमें एक SP नेता भी शामिल है। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है, जबकि बाकी 4 आरोपी जमानत पर रिहा हैं।
हालांकि अब्बास अंसारी की वो जमानत मिलना इतना आसान दिखता नहीं है, क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को इस बात को बताया गया कि अगर अब्बास अंसारी को जमानत मिलती है तो वो एक बार फिर से गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। बहरहाल इस मामले में आगे क्या होगा ये तो कोर्ट ही तय करेगा, क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत देने से इनकार कर दिया था। ग्रामीण इलाकों में नर्तकियों के नाच देखने का लोगों में एक अलग तरीके का जोश होता है और इसका नतीजा ये हुआ कि छपरा के इसुआपुर बाजार में अखाड़े में जब नाच देखने पहुंचे लोग तो भरभरा कर गिर पड़ा एस्बेस्टस का छत और उस पर सवार सैकड़ों लोग नीचे चले आए। छपरा के इसुआपुर मेले में हजारों की संख्या में ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए लोग जमा हुए थे। ठीक उसी समय उन पर टिन शेड गिर गया, जिस पर 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात गांव में महावीरी जुलूस निकाला जा रहा था। इसमें ऑर्केस्ट्रा को भी बुलाया गया था। हजारों की संख्या में लोग ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, तभी अचानक टिन का शेड टूटकर गिर गया। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। इसुआपुर छपरा से 40 किलोमीटर दूर है। इस इलाके का महावीरी मेला काफी प्रसिद्ध है। इसमें आसपास के कई जिलों के लोग आते हैं। घायलों में दूरदराज के इलाकों के लोग भी शामिल बताए गए हैं, इसीलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा मंगलवार रात करीब 11:35 पर हुआ। महावीरी अखाड़े ने काजल राज नाम की एक डांसर को बुलाया था, जिसे देखने के लिए लोग जमा हुए थे। मंदिर परिसर में लगे शेड पर करीब 200 से ज्यादा लोग चढ़ गए थे। वजन ज्यादा होने की वजह से शेड भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इस घटना ने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अगर इस तरीके का कार्यक्रम करवाया जा रहा था तो उसके पहले क्या प्रशासन को सूचना दी गई थी? क्या प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी? क्या वहां एम्बुलेंस की और मेडिकल व्यवस्था थी? क्या पहले से अंदाजा था कि हजारों की भीड़ वहां नर्तकियों को देखने पहुंचेगी? अगर ये सब नहीं हुआ था तो स्थानीय थाना इसके लिए जिम्मेदार है और प्रशासन के साथ साथ जो आयोजन करता है उन सबको इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। भगवान का शुक्र ये है कि इसमें गिरे सभी लोगों की जान बच गई और कुछ लोगों को चोटें आई।